सबको उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने लोगों की बात मानने की बजाय एक आंदोलन पहले भी हुआ था। नेता थे श्री जयप्रकाश नारायण, नारा था संपूर्ण क्रांति। देश में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने लोगों की बात मानने की बजाय 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। एक आंदोलन अब हुआ है किसानों का 3 बिलों को लेकर। सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने बहुत आदरपूर्वक तीनों बिलों को वापस लेने की घोषणा कर दी। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब किसानों को अपने घर लौट जाना चाहिए, किसान को अपने घर और खेत में रहना चाहिए। सांसद ने बताया कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि किसानों का विकास हो। प्रधानमंत्री देश के विकास के साथ ही हर व्यक्ति का समांतर विकास चाहते हैं। सरकार किसानों को मुख्य धारा से जोड़कर विकास चाहती है। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि सरकार केवल किसानों का हित चाहती है। सरकार किसानों का हित चाहती है, ऐसा कहना है सांसद का। और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया और उसके साथ ही उन्होंने अपील भी की थी कि सभी किसान अपने घर वापस लौट जाएं और आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। इसी के मद्देनजर सांसद नायब सैनी का भी बयान सामने आया और उन्होंने किसानों से अपील करी है कि अब किसान जल्द से जल्द अपने घर वापसी कर लें और अपने खेतों में वापसी कर लें, क्योंकि इस समय खेतों में किसानों की जरूरत है, क्योंकि लगातार सरकार किसानों के विकास के लिए काम कर रही है और उनके विकास के बारे में ही लगातार सोचा जा रहा है। इसलिए अब किसानों को घर वापस लौट जाना चाहिए। तो सरकार किसानों का हित चाहती है और अब किसानों को भी सरकार की बात मान लेना चाहिए। सरकार ने जिस तरीके से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है, तो अब किसानों को भी घर वापसी कर लेनी चाहिए। सांसद नायब सैनी का ऐसा कहना है। मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने किस प्रकार से आज कृषि कानूनों के बारे में वापस लेने का निर्णय लिया। सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने कहा कि हमने किसानों को बहुत समझाने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं हमारे में कमी रही, इसके कारण हम उनका इस कृषि कानून को वापस लेते हैं। और देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रति किसानों के 5 एकड़ की जमीन के लिए 6,000 रुपया पर एनुअल उनके खाते में डालने का व्यवस्था करी। आज इंस्ट्रूमेंट पे 80% सब्सिडी देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। फसल बीमा योजना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रदेश के अंदर पहले कहां पर 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए के चेक मिलते थे। आज मैं कहूँगा ओलावृष्टि के कारण जो फसलें का नुकसान होता था, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि कम से कम 13,000 रुपये हम किसानों को देंगे। आज किसानों के खाते में चाहे पैडी हो चाहे वीट, उसकी डायरेक्ट पेमेंट का देने का काम अगर किया तो प्रधानमंत्री ने। भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देश में हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है। 100 यूएलबी से कम राज्यों की कैटेगरी में हरियाणा 1745 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। हरियाणा के 7 शहरों ने जगह बनाई है। गुरुग्राम, रोहतक और करनाल को गोल्ड अवार्ड मिला है। पंचकुला, फरीदाबाद और नीलीखेड़ी को सिल्वर अवार्ड मिला है। अंबाला शहर को कांस्य सम्मान मिला है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने हरियाणा को सम्मान दिया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा के दूसरा स्थान आने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने
अगले साल पहला स्थान हासिल करने का लक्ष्य भी रखा है। तो सीएम ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है और साथ ही साथ अगले साल हरियाणा को पहला स्थान मिले, इसका लक्ष्य भी सीएम मनोहर लाल की तरफ से रखा गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रशासनिक कारणों से 21 से 22 नवंबर को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इन परीक्षाओं की नई तिथियों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। आपको बताते चले 21 और 22 नवंबर को HSDC, पंचायती राज, PWD, आर्किटेक्ट विभागों की कई पोस्टों की परीक्षा होनी थी, जिसको लेकर के हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 1 नवंबर को परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी कर दिया था, पर अब इन परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। कई विभागों की परीक्षा होनी थी, 21-22 नवंबर को ये परीक्षाएं होनी थी, जिसको स्थगित कर दिया गया है, लेकिन जल्द ही नई तिथियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। यमुनानगर के ईएसआई अस्पताल में पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जिले में दूसरे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरस्वती शुगर मिल द्वारा एक प्लांट लगाया गया है। कोरोना के समय ऑक्सीजन की काफी समस्या रही, लेकिन अब ये समस्या नहीं होगी। यमुनानगर जिला अब इस मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। आपको बताते चले कि जिला में पहला ऑक्सीजन प्लांट यमुनानगर सिविल अस्पताल में लगाया गया था। तो ईएसआई अस्पताल पहुंचे शिक्षा मंत्री, जहां पर उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट की भी बात कही है। अब जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को काफी ज्यादा ऑक्सीजन की किल्लत से जूझना पड़ा था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि लगातार हर जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं और आने वाले समय में किस तरीके से बीमारियों से लड़ा जाए, इसको लेकर के भी लगातार रणनीतियां बनाई जा रही हैं। तो ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है यमुनानगर में। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि अब आने वाले समय में हम कैसे बीमारियों से लड़ सकते हैं, इसके लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं और अब लोगों को परेशानियों का सामना ऑक्सीजन के लिए नहीं करना पड़ेगा। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ईएसआई अस्पताल पहुंचे शिक्षा मंत्री। यमुनानगर के ईएसआई अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है। जिस तरीके से लगातार दूसरी लहर में कोरोना की लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत से जूझना पड़ रहा था, कई लोगों की मौत भी ऑक्सीजन की कमी से हो गई थी, लेकिन इसी के मद्देनजर अब लगातार रणनीतियां बनाई जा रही हैं कि कैसे ऑक्सीजन की किल्लत को दूर किया जाए। और वहीं आपको बताते चले यमुनानगर में भी एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर दिया गया है और आगे आने वाले समय में किसी तरीके की कोई परेशानियां मरीजों को ऑक्सीजन को लेकर ना हो पाए, इसके लिए भी पूरी तैयारियां की गई हैं। तो वही आपको हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यमुनानगर पहुंचे शिक्षा मंत्री और वहां पर उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। ईएसआई अस्पताल पहुंचे शिक्षा मंत्री यमुनानगर में, उन्होंने आपको बताते चले ऑक्सीजन प्लांट को सौगात दी है। जीवन की कामना करते हैं, समृद्धि, सुख समृद्धि और अच्छे। बड़ी संस्था है इज्जत और सरस्वती शुगर मिल, उनके सहयोग से यहाँ पर जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, आज उसका उद्घाटन हुआ है और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा भारी लाभ यहाँ होगा। जिस प्रकार से पीछे कोविड के टाइम में ऑक्सीजन की एक समस्या रही है, निश्चित तौर से वो समस्या बिल्कुल भी आने वाली नहीं। किसी टाइम भी किसी भी प्रकार की जरूरत होगी तो बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पे एक हमारा सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में है और एक ही यहाँ है, तो उस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। समृद्धि, सुख समृद्धि और अच्छे। नूंह जिले के कांग्रेस मुख्यालय पर विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद की अध्यक्षता में जन जागरण अभियान को लेकर बैठक हुई। बैठक में जिले की तीनों विधानसभा से कार्यकर्ता पहुंचे। पुहाना विधायक मोहम्मद इलियास और फिरोजपुर झिरखा विधायक मामन खान इंजीनियर भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं जिला कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस पर्यवेक्षक ललित भड़ाना की मौजूदगी में बैठक हुई, जिसमें तीनों कांग्रेस विधायकों के अलावा पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएलपी उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद ने बताया कि 22 नवंबर को कांग्रेस बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन
करने वाली है। कांग्रेस ने बैठक का आयोजन किया जिसमें 22 नवंबर को कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के इस पर चर्चा करी गई है। जन जागरण अभियान पर भी चर्चा करी गई। तो वहीं 22 नवंबर को किस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में सरकार को कैसे घेरा जा सकता है, इस पर चर्चा करी गई है। सोमवार को 22 नवंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूरे देश भर में चलाया जा रहा जन जागरण अभियान के तहत गांधी ग्राम घासेड़ा में सुबह 8 बजे हम अपनी पदयात्रा करेंगे। सभी हमारे सम्मानित विधायकगण चौधरी इलियास मोहम्मद चौधरी, मामन खान, हमारे चौधरी सईदा खान, हमारे परिवेशक भाई ललित बढ़ाना, सभी हम मिलके इस सरकार को जगाने का काम करने के लिए बढ़ती हुई कीमतों और जो इस देश में जो है कुव्यवस्था फैला रखी है और प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है और सारा जो सरकार चौपट है उसकी जो है पोल खोलेंगे। इस तहत जन जागरण अभियान हम जो घासेड़ा गांव में सोमवार को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। कृषि मंत्री जेपी दलाल तो शाम पहुंचे और अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई। कॉम्प्लेक्स में 98 चैम्बर करीब 3 करोड़ 25 लाख में बनकर तैयार होंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका और न्याय प्रणाली पर अधिवक्ताओं को विश्वास के साथ अच्छा काम करना चाहिए ताकि आम आदमी का विश्वास बना रहे। मेरे से जो होगा मैं वो मदद करूंगा। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल तो शाम पहुंचे और अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले इस कॉम्प्लेक्स में 98 चैम्बर करीब 3 करोड़ 25 लाख में बनकर तैयार होंगे। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि न्यायपालिका और न्याय प्रणाली पर अधिवक्ताओं को विश्वास के साथ अच्छा काम करना चाहिए ताकि जनता का विश्वास भी बना रहे और उनसे जितना हो पाएगा वो जरूर मदद करेंगे। विद्या भारती हरियाणा के 75 साल के सफर में छात्रों के स्वर्णिम विकास के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में अनेक विद्यालयों की श्रृंखलाएं खड़ी हो गई हैं। इसी कड़ी में मोहन नगर में गीता निकेतन विद्या मंदिर स्कूल को शुरू किया गया था, जिसके लिए विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वहीं इसी अवसर पर विद्यालय के प्रथम कक्षा से 8वीं कक्षा तक छात्र भाई बहनों के विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया और जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। स्कूल के 75 साल पूरे होने पर आयोजन किया गया तो वहीं छात्रों को सम्मानित भी किया गया है और इसमें बच्चों ने अलग अलग तरीके के प्रोग्राम दिखा करके लोगों का मन भी मोह लिया। कई खेलों का भी आयोजन किया गया इस मौके पर। सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र राय में शाम होती है औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले कूड़े को जला दिया जाता है, जिससे निकलने वाला जहरीला धुआं क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को प्रदूषण पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से शहर में प्रदूषण फैल रहा है और ये तस्वीरें आप सभी के सामने है। कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर की जा रही है। प्रशासन के नाक के नीचे पूरे कूड़े को जला दिया जाता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की नहीं गई है। एक तरफ जहां एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब मांग लिया है कि आखिरकार इतने दिनों से क्या किया जा रहा था। दूसरी तरफ जब ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं तब लगता है कि आखिरकार प्रशासन क्या कर रहा है। आंखों में पट्टी बांधकर बैठा हुआ है प्रशासन, किसी प्रकार की कोई रोकथाम प्रशासन की तरफ से की नहीं जा रही है। दीपावली की पूजा के दौरान कासन के पूर्व सरपंच के परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने पर इस वारदात में 4 युवकों की मौत होने के बाद एसआईटी टीम ने 8 लोगों को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा कर दिया। आपको बताते चले हत्याकांड के मास्टरमाइंड रिंकू के पिता, साले और कुछ रिश्तेदारों समेत 2 नाबालिग युवकों को भी एसआईटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है।
हत्याकांड का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो एसआईटी टीम ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिवाली पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें आपको बताते चलें फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। एसआईटी ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोहाना में एक दुकानदार को ऑनलाइन कमीशन का झांसा देकर 60,000 रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। दुकानदार ने बताया कि उसे पड़ोस में रहने वाले युवकों ने झांसे में लेकर 60,000 रुपए की ठगी कर ली है। पीड़ित दुकानदार ने जब अपने पैसे मांगने की बात कही तो उन लोगों ने उसे धमका करके वहां से भगा दिया। इस मामले में दुकानदार ने सोहाना थाने में एक शिकायत भी दर्ज करा दी है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। तो आपको बताते चले, एक दुकानदार को कमीशन का लालच महंगा पड़ गया और 60,000 रुपए उसे गंवाने पड़े। जब उसने युवकों से अपने पैसे वापस लेने की बात कही तो युवकों ने उसे डरा धमका कर वहां से भगा दिया है। फिलहाल पीड़ित अब लगातार पुलिस के पास जा रहा है। एक शिकायत भी पीड़ित की तरफ से दी गई है ताकि जल्द से जल्द उसके पैसे वापस आ जाए। तो आपको बताते चले, एक दुकानदार ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया है। ऑनलाइन कमीशन का झांसा देकर के 60,000 रुपए की ठगी पड़ोस में रहने वाले युवकों ने दुकानदार से कर ली है। दुकानदार से 60,000 रुपए की ठगी की गई है। फिलहाल आपको बताते चले, सोहाना थाने में दुकानदार ने शिकायत भी दे दिया। आपको बताते चले, लगातार इस समय ऑनलाइन ठगी का लोग शिकार हो रहे हैं। ऐसे में आप सभी को भी जागरूक होना पड़ेगा और ऐसी घटना आपके साथ ना हो पाए, इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। क्योंकि आपको सोहाना की एक खबर हम बता रहे हैं, जहां पर पड़ोस में रहने वाले युवकों ने एक दुकानदार को अपने झांसे में ले लिया और 60,000 रुपए की उससे ठगी कर ली। ऑनलाइन कमीशन का लालच दिया जाता है दुकानदार को और उसके बाद 60,000 रुपए की ठगी कर ली जाती है। जब युवक के पास पैसे वापस नहीं आते हैं तब उसने उन लोगों के पास जाकर के पैसे की डिमांड करी, लेकिन तब युवकों ने उसे डरा धमकाकर वहां से भगा दिया। फिलहाल आपको बताते चले, मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है और जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास भी किया जाएगा। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।